आप मुर्तज़ा इसके ऊपर क्या कहते हैं? क्योंकि मैंने कराची में भी इलेक्शन के दिनों में देखा था, पीटीआई का साइलेंट वर्कर स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता था। इलेक्शन के रिजल्ट में मुझे उसकी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आई, लेकिन कराची के हलकों में पीटीआई का वर्कर्स बड़ा स्ट्रांगली मौजूद था, बड़ा स्ट्रांगली मौजूद था। मैं तकरीबन सारे कराची के हलकों में घूम के आया था। पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल थी जिसकी हमें रिफ्लेक्शन उनके ज़्यादा वोटों की तादाद में नज़र भी आई। क्या इस एहतजाज की काल में पाकिस्तान भर से वर्कर्स उनके बाहर निकलेंगे? क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के लिए, कोई इस्लामाबाद स्पेसिफिक नहीं है। देखिए नदीम साहब, कभी भी किसी अपोजिशन सियासी जमात के लिए एहतजाज करना हुकूमत के मुकाबले में ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज़ उनको ब्लेम गेम, लोगों की परेशानियां जो हैं उसके ऊपर अपनी एजुटेशनल पॉलिटिक्स करनी होती है। और मौजूदा जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो नेचुरली लोग एक मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि गो की कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बहुत सारे हुकूमत के लिए हैं जिसको ओवरकम करना है। तो वो जो आपने कराची के हलकों में जो आपने देखा कि ऐसा साइलेंट सपोर्टर था, ये वो मिडिल क्लास का वोटर था या लोअर मिडिल क्लास का वोटर था जो कि उस फाइनेंशियल क्राइसिस से या इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा था। लेकिन बुनियादी तौर पर पीटीआई का प्रॉब्लम ये रहा है कि एजुटेशनल पॉलिटिक्स करना तो इनके लिए बड़ी आसान रही है, बिकॉज बात करने में तो कोई हर्ज नहीं होता। उस एजुटेशनल पॉलिटिक्स को कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ कैसे आप मोबिलाइज कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव दैट प्रॉपरली। दूसरी चीज़ ये जो इनका अपना जेन्युइन वर्कर है वो बड़ा डिसग्रंटल्ड या डिसइल्यूजन नज़र आता है, बिकॉज वो तो निकलता है सड़कों पर बाहर, वो इस्लामाबाद तक पहुंचने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब वो देखता है कि हमारे लीडरान तो मौजूद ही नहीं है, कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब बने हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद पर, लेकिन वो आपको कहीं प्रोटेस्ट लीड करते हुए नज़र नहीं आते। वो अपने चीफ मिनिस्टर को देखते हैं कि वो सबको इंसाइट भी करते हैं और सब कुछ कहते हैं, लेकिन आखिर में वो कब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, इस्लामाबाद में पहुंच के कब केपी हाउस पहुंचते हैं और कब वहां से निकल के चले जाते हैं, ये लोगों को पता नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो जेन्युइन वर्कर भी है, जो इनका तंजीम का हिस्सा है, वो डिसग्रंटल्ड नज़र आता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मायूसी है कि जो लोग मौजूद हैं, इनकी जो मकामी क़यादत है, जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में चीज़ों को लीड कर रही है, वो उस तरीके से उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा और उसको मायूसी नज़र आती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक और 24 नवंबर के लिए इम्पैक्ट होगा। और तीसरी चीज़ जो मोहसिन साहब ने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कर से बार बार जब सेम चीज़ करवाएंगे, अगर महीने में 2 बार आप वही प्रोटेस्ट उससे बार बार करा रहे हैं, तो एट टाइम्स वो सैचुरेशन पॉइंट उसके लिए आ जाता है। तो मैं समझता हूँ इतना कोई आसान मरहला ये नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैं बहैसियत सियासी कारकुन ये समझता हूँ कि जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अब हम चीज़ों को आगे की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं, इस तरह की जो अफरा तफरी की कैफियत है ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ये हमारी मईशत के लिए अच्छी नहीं है। और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को जो बात बिलावल साहब ने इलेक्शंस के बाद कही थी कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ बैठकर गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए, इंगेज करना चाहिए और सियासी मामलात का सियासी हल तलाश करना चाहिए, ताकि हम कोई ना कोई चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। मैं समझता हूँ इस तरीके से मामलात हल नहीं होंगे। अच्छा मुर्तज़ा, हमने तो सुना है कि बिलावल ख़ुद खफा हैं क्योंकि 26वीं तरमीम के अंदर उन्होंने एक बड़ा एक्टिव रोल ख़ुद भी अदा किया, बल्कि आप उनके राइट हैंड मैन थे जेयूआई को इंगेज करने के लिए और 26वीं आइनी तरमीम के ड्राफ्ट के ऊपर इतफाक़ राय के लिए। तो बिलावल इज़ अनहैप्पी कि उसको उसके बाद कोई बिगर रोल की तवक्को थी, वो नहीं मिला। पहली चीज़ तो ये है कि नदीम साहब पता नहीं कौन ये मफरूज़े लीक करता है कि कोई बड़ा रोल दिया जा रहा है या बड़े रोल की कोई कमिटमेंट की गई है। ये बात उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जानिब से तरदीद की गई, मैं एक बार फिर कर देता हूँ। बिलावल साहब जो हैं वो अपने मैनिफेस्टो का एक टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने पहल की, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए उन्होंने एक पहल की और कामयाबी के साथ वो बहुत हद तक विद द एक्सेप्शन ऑफ पीटीआई पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करने में कामयाब हुए। और जिस तरीके से बिलावल साहब ने मौलाना साहब को इंगेज किया और मौलाना साहब ने पीटीआई को इंगेज किया, उसका नतीजा ये हुआ कि पीटीआई भी उस तरीके से एजिटेट नहीं कर पाई, उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर पाई। इनफैक्ट वो तो 26वीं यानी तरमीम के ऊपर उस तरीके से वोट डालने के लिए भी नहीं है, और उसके बाद जो इवेंचुअली उसके मोहरकात थे, जो उसके बाद फैसले किए गए, उसका वो हिस्सा भी बने। तो मैं समझता हूँ कि जो बिलावल साहब की उस ज़माने में सोच थी
वो इवेंचुअली उन्होंने कामयाबी के साथ उसको लेकर चले और उस फ्रंट पे वो कामयाब हुए। बिलावल साहब की मायूसी या खफगी जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिलावल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब ये 26वीं यानी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसके अंदर 4 पार्लिमानी अरकान आएंगे, 2 ट्रेजरी से आएंगे और 2 अपोजिशन से आएंगे। तो हमें पता था कि 2 अपोजिशन से जो आएंगे वो पीटीआई के होंगे, शायद पीटीआई वाले जेयूआई को उसमें शामिल कर लें। सिमिलरली पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था, बिलावल साहब का ये मुतालबा था कि ट्रेजरी की नुमाइंदगी जो है वो पीपल्स पार्टी के अरकान करेंगे और बिलावल साहब ख़ुद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। और बिलावल साहब की सोच इसलिए थी ये कि वफाकी हुकूमत जो कि नून लीग की है उसको ऑलरेडी नुमाइंदगी मिल रही थी वज़ीर क़ानून के ज़रिए और अटर्नी जनरल के ज़रिए। तो बिलावल साहब ने कहा कि जी 2 बंदे जो हैं वो PMLN के नॉमिनी हो जाएंगे, 2 जो नॉमिनीज़ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसके ऊपर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके ऊपर बिलावल साहब ने फिर फैसला ये किया कि अगर एक नशिस्त हमें मिल रही है तो मैं फ़ारूक नाइक साहब को नॉमिनेट करता हूँ। मैं ख़ुद एहतजाजन जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। लेकिन ये नहीं है कि बिलावल साहब नाराज़ होकर रूट के कहीं बैठ गए हैं या बिलावल साहब कोई एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल साहब अपनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आवाम के इशूज़ हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जहाँ हुकूमत अच्छा काम करती है हुकूमत की तारीफ भी करते हैं, जहाँ हुकूमत से कोई गलती होती है तो उसको जस्टिफाई भी करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का प्रेसिडेंट अटर्नी जनरल होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट अटर्नी जनरल होते हैं और वाइस चेयरमैन जो हैं वो फारूक नाइक साहब हैं। फारूक नाइक साहब है तो अटर्नी जनरल भी अंदर, फारूक नाइक भी अंदर और इनका नॉमिनी भी अंदर, जो हैंड पिक्ड होता है लॉ मिनिस्टर का। 3 लोग उस कमीशन के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपकी कंपोजिशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। किसका? पाकिस्तान बार काउंसिल से ही आप कह लीजिए ना जी कि अटर्नी जनरल भी अंदर बैठे हुए हैं, वाइस चेयरमैन फारूक नाइक भी अंदर बैठे हुए हैं, और इनका नॉमिनी भी एक पाकिस्तान बार काउंसिल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं नदीम साहब, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, आप शायद समझे नहीं। अटर्नी जनरल जो है वो बैठता है इन हिज कैपेसिटी एज दी अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान बार काउंसिल एक अपना बंदा नॉमिनेट करती है जो कि अख्तर हुसैन साहब हैं। फारूक नाइक साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के नॉमिनी के तौर पर वहाँ नहीं बैठे हुए हैं। फारूक नाइक साहब एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ मेंबर ऑफ सेनेट। लेकिन आपकी इस कंपोजिशन के अंदर तो काफ़ी ट्रबल है।